हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। हां तो दोस्तों, आज एक ऐसी किताब की हम बात करने जा रहे हैं जिसने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की दुनिया में हलचल मचा दी है। पीटर थील और ब्लेक मास्टर्स की 0 to 1। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ती हैं? कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसी ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं सोची? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप भी उस भीड़ से अलग होकर कुछ नया, कुछ अनोखा करना चाहते हैं? 0 to 1 सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, यह एक मैनिफेस्टो है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं। पीटर थील, जो पेपैल के को फाउंडर और एक विजनर इन्वेस्टर हैं, हमें एक अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की प्रोग्रेस होती है। थील का आर्ग्यूमेंट है कि हमारी दुनिया को आज सबसे ज्यादा 0 to 1 इनोवेशन की जरूरत है। हम अक्सर एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी करते हैं और असली इनोवेशन, असली क्रिएशन से दूर हो रहे हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप 0 से 1 तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस बना सकते हैं जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव ही नहीं बल्कि मोनोपोलिस्टिक हो, एक पॉजिटिव सेंस में। आप जानेंगे कि कैसे आखिर सीक्रेट्स खोजते हैं, कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं और हां, कैसे एक ऐसा विजन डेवलप करते हैं जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगा। तो अगर आप भी फ्यूचर को शेप करना चाहते हैं और सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहते, तो 0 to 1 आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए इस किताब के 8 गहरे कॉन्सेप्ट्स में डाइव करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी दुनिया में 0 से 1 तक का सफर तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट 1 से, जो है 0 to 1 वर्सेस 1 to n, द फंडामेंटल आइडिया। यह किताब का कोर कॉन्सेप्ट है। पीटर थील दुनिया में होने वाली प्रोग्रेस को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा 0 to 1 यानी वर्टिकल प्रोग्रेस या इंटेंसिटी। इनका मतलब है कि कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाना जो पहले एग्जिस्ट ही ना करता हो। यह इनोवेशन, इन्वेंशन या क्रिएशन है। जब आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसे पहले किसी ने सॉल्व नहीं किया, या एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, तो आप 0 से 1 जा रहे हैं। इससे डिसरप्टिव इनोवेशन भी कहते हैं। सोचो, जब हम 17वीं सेंचुरी में थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोग हवा में उड़ सकते हैं, फिर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया। यह एक 0 to 1 मोमेंट था। उससे पहले फ्लाइंग मशीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यह सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेवल मेथड्स जैसे कि घोड़े, शिप्स को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि एक नया डायमेंशन क्रिएट करना था। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। एप्पल आईफोन्स 2007 से पहले स्मार्टफोन्स थे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड कीबोर्ड्स और स्टाइलस वाले थे। आईफोन ने मल्टी टच इंटरफेस और ऐप इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसने पूरे मोबाइल इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। यह सिर्फ एग्जिस्टिंग फोन्स को बेहतर बनाना नहीं था, यह एक नई कैटेगरी क्रिएट करना था, यानी 0 से 1। गूगल सर्च इंजन 1990s में कई सर्च इंजन्स थे, जैसे अल्टा विस्टा, याहू डायरेक्टरी एक्सेट्रा, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं थे। गूगल ने पेज रैंक एल्गोरिदम का यूज करके एक ड्रामेटिकली सुपीरियर सर्च एक्सपीरियंस बनाई। उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सेस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यह भी एक 0 से 1 इनोवेशन थी। स्टारलिंक यानी स्पेसएक्स इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक्स
केबल्स मोबाइल नेटवर्क्स हैं, लेकिन स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के थ्रू ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। खासकर रिमोट एरियाज में ये एग्जिस्टिंग मेथड्स का एक्सटेंशन नहीं बल्कि इंटरनेट एक्सेस का एक नया डिसरप्टिव तरीका है, एक 0 to 1 अप्रोच। दूसरा हिस्सा 1 to N यानी हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या एक्सटेंसिटी। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग चीजों को कॉपी करना, उन्हें स्प्रेड करना या उन्हें थोड़ा बेहतर बनाना। इसे ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। जब आप कोई सक्सेसफुल आइडिया या प्रोडक्ट देखते हैं और उसे रेप्लिकेट करते हैं तो आप 1 से N जा रहे हैं। इसमें कंपटीशन हाई होता है। इंडिया में जब एक सफल रेस्टोरेंट खुलता है तो कुछ ही समय में उसके आसपास और भी सेम टाइप्स के रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं। ये 1 to N है। या जब एक स्मार्टफोन कंपनी एक नया मॉडल लॉन्च करती है जो बस पिछले मॉडल से थोड़ा फास्टर प्रोसेसर या बेहतर कैमरा देता है तो वो 1 to N है। वो ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन नहीं कर रहे, बस एग्जिस्टिंग को पॉलिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देख के समझने की कोशिश करते हैं। कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी या स्टारबक्स की एक्सपेंशन। जब सीसीडी या स्टारबक्स एक नया आउटलेट खोलते हैं तो वो 1 to N कर रहे होते हैं। कॉफी शॉप्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वो बस अपने सक्सेसफुल मॉडल को और लोकेशंस पर रेप्लिकेट कर रहे हैं। मोस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स यानी एक्सेप्ट एप्पल और सैमसंग्स इनिशियल डिसरप्टिव लॉन्चेस। हर साल हजारों नए स्मार्टफोन्स मॉडल लॉन्च होते हैं जो बस स्पेक्स में थोड़े चेंजेस करते हैं, जैसे बेटर कैमरा, फास्टर चिप। ये 1 to N है जहां वो मार्केट शेयर के लिए कंपीट कर रहे होते हैं, ना कि एक नया मार्केट क्रिएट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स। अपार्ट फ्रॉम टेस्लाज इनिशियल पुश, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया यानी 0 to 1। अब कई नए ईवी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो टेस्ला जैसे कार्स बना रहे हैं या बस एग्जिस्टिंग कार्स डिजाइन को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। ये 1 to N है जहां वो एग्जिस्टिंग ईवी मार्केट में कंपीट कर रहे हैं। थील का पॉइंट है कि दुनिया 1 to N में इतनी बिजी हो गई है कि हम 0 to 1 इनोवेशन भूल गए हैं। ट्रू प्रोग्रेस 0 से 1 से ही आती है जो मैनकाइंड को आगे बढ़ाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मोनोपोली। नॉट अ बैड वर्ड बट अ गोल। ये 0 to 1 का सबसे बोल्ड और प्रोवोकेटिव कॉन्सेप्ट है। जनरली हम मोनोपोली को एक नेगेटिव टर्म मानते हैं, बड़े कॉर्पोरेशन जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन थील का नजरिया अलग है। थील की पॉजिटिव मोनोपोली। थील कहते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को एक पॉजिटिव मोनोपोली बनना चाहिए। उनका मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो इतनी यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है कि उसके पास कोई रियल कॉम्पिटिटर ही नहीं होता। यह मोनोपोली कंपटीशन को खत्म नहीं करती बल्कि कंपटीशन को इररिलेवेंट बना देती है, क्योंकि आप इतने आगे निकल जाते हैं। इमेजिन करो आपने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जो एक रेयर डिजीज को 100% क्योर कर सकती है और आपके पास उसका पेटेंट है। क्या यह बुरी मोनोपोली है? नहीं, क्योंकि आपने इंसानियत के लिए कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। इसी तरह जब एक कंपनी इतना सुपीरियर प्रोडक्ट बनाती है कि उसके सामने कोई और टिक नहीं पाता तो वो एक नेचुरल मोनोपोली बन जाती है। सो व्हाई मोनोपोली इज गुड? यहां पे देखते हैं थील्स का क्या पर्सपेक्टिव है। थील कहते हैं कि कंपटीशन अच्छा है शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, क्योंकि वो आपको इमीडिएट रेवेन्यू और मार्केट शेयर पर फोकस करने को मजबूर करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन अच्छा नहीं है। जब आप कंपटीशन में होते हैं तो आपका फोकस अपने कॉम्पिटिटर्स की बीट करने पर होता है, उनको पीछे छोड़ने पर होता है, ना कि नया और रेवोल्यूशनरी
कुछ बनाने पर। एक मोनोपोली आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिस्क टेकिंग और डीप रिसर्च में इन्वेस्ट करने की फ्रीडम देती है। जब आपको हर दिन कंपटीशन से लड़ना नहीं पड़ता तो आप फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। गूगल सर्च एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है थील की पॉजिटिव मोनोपोली का। उन्होंने इतना बेहतर सर्च इंजन बनाया कि जब आप कुछ सर्च करते हैं तो गूगल इट बोलते हैं, ब्रिंग इट या डक डक गो इट नहीं बोलते। ठीक है ना? इस मोनोपोली ने उन्हें जीमेल, एंड्रॉयड, यूट्यूब एक्वायर किया, मैप्स जैसे और भी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाने की फाइनेंशियल एबिलिटी और फ्रीडम दी। अगर उन्हें हर दिन सर्च मार्केट शेयर के लिए फाइट करना पड़ता तो वो शायद इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते। फेसबुक, अर्ली डेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। जब फेसबुक शुरू हुआ तो माई स्पेस, फ्रेंडस्टर जैसे कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन फेसबुक के नेटवर्क इफेक्ट्स और यूजर एक्सपीरियंस इतनी स्ट्रांग थी कि उसके सोशल नेटवर्किंग में एक तरह की मोनोपोली बनाई। इसने उन्हें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस करने की शक्ति दी, जिससे उनकी डोमिनेंस और बढ़ गई। माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय पर विंडोज ने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमांडिंग मोनोपोली बनाई थी। इसने माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर कंट्रोल दिया और उन्हें ऑफिस सूट जैसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने का मौका मिला। दो इस मोनोपोली को लेकर बाद में एंटी ट्रस्ट इश्यूज भी उठे। मोनोपोली का गोल यह है कि आप इतना अच्छा और यूनिक प्रोडक्ट बनाओ कि कंपटीशन आपको पकड़ ही ना पाए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, द लास्ट मूवर एडवांटेज। अक्सर हम सुनते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि जो पहले मार्केट में आता है वो बाजी मार लेता है, लेकिन पीटर थील इस कॉन्सेप्ट को पलट देते हैं। वो लास्ट मूवर एडवांटेज की बात करते हैं। थील कहते हैं कि पहला होना जरूरी नहीं है, आखिरी होना जरूरी है। मतलब आपको ऐसी कंपनी बनाना चाहिए जो एक पर्टिकुलर मार्केट में लॉन्ग टर्म डोमिनेंस रखे। आपको ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो इतनी अच्छी हो, इतनी डिफेंसिबल हो कि आपके बाद कोई और उस मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर ना ले सके या आपको डिस्प्लेस ना कर सके। सो हाउ टू अचीव लास्ट ओवर एडवांटेज? फर्स्ट, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कॉपी करना मुश्किल हो, जैसे गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम या टेस्ला की बैटरी टेक। 2, नेटवर्क इफेक्ट्स। आपकी प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग यूज करें उतनी ही वो और वैल्यूएबल बनती है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मैसेजिंग एप्स। 3, इकोनॉमीज ऑफ सेल। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे आप कॉम्पिटिटर्स के जो सेल आउट कर रहे हैं उन्हें चीजें वो सस्ते में प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे Amazon। 4, ब्रांडिंग। आपकी ब्रांड इतनी स्ट्रांग हो कि लोग आप पर भरोसा करें और आपको प्रेफर करें, जैसे कि एप्पल। तो आइए कुछ केस स्टडीज लेके समझते हैं। पहला है फेसबुक। फेसबुक फर्स्ट सोशल नेटवर्क नहीं था। फ्रेंडस्टर और माई स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले आए थे, लेकिन फेसबुक ने माई स्पेस की शॉर्टकमिंग से सीखा, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया और पावरफुल नेटवर्क इफेक्ट्स क्रिएट किए। लोग जिसे जानते थे वो फेसबुक पर आ गए और नए लोग भी वहीं आए। रिजल्ट, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग स्पेस में लास्ट मूवर बन गया और माई स्पेस को रिप्लेस कर दिया। Amazon, ऑनलाइन रिटेल मार्केट में Amazon पहला प्लेयर नहीं था। बहुत सारी स्मॉल ई कॉमर्स साइट थी, लेकिन जेफ बेजोस ने लॉन्ग टर्म विजन रखा, ऑब्सेसिव कस्टमर फोकस रखा और मैसिव स्केल पर इन्वेस्ट किया, जैसे वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक्स पे। उन्होंने इतना रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड किया कि वो ऑनलाइन रिटेल में लास्ट मूवर बन गए, जिसे डिस्प्लेस करना अब ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है।
एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं और वो है नेटफ्लिक्स का। वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट में नेटफ्लिक्स पहला प्लेयर नहीं था। केबल प्रोवाइडर्स के पास वीओडी था, ब्लॉकबस्टर की ऑनलाइन सर्विस थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने कन्वीनियंस, वास्ट कंटेंट लाइब्रेरी और लेटर ऑन ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस किया, जिससे वो डीवीडी रेंटल बिजनेस से मूव होकर स्ट्रीमिंग मार्केट में लास्ट मूवर बन जाए। आज उनको कंपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थील का पॉइंट है कि आपका गोल सिर्फ रेस जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि रेस को खत्म करना होना चाहिए अपने डोमिनेंस के थ्रू। जी हां। कॉन्सेप्ट नंबर 4, सीक्रेट्स। व्हाट आर यू नॉट सीइंग? थील कहते हैं कि हर बड़ी डिस्कवरी, हर बड़ी इनोवेशन एक सीक्रेट से शुरू होती है। ये सीक्रेट्स वो हिडन ट्रुथ्स, अनडिस्कवर्ड अपॉर्चुनिटीज या अनकन्वेंशनल इनसाइट्स हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। थील कहते हैं कि 21st सेंचुरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं। हमने सब कुछ डिस्कवर नहीं कर लिया है। ये सीक्रेट्स आपको एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं, क्योंकि आप उन चीजों पर काम कर रहे होते हैं जिन्हें बाकी लोग या तो इग्नोर कर रहे हैं, या इम्पॉसिबल समझ रहे हैं, या उन्हें गलत समझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सीक्रेट्स। फर्स्ट, सीक्रेट्स अबाउट नेचर, यानी फिजिकल वर्ल्ड। साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड सीक्रेट्स, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स का एग्जिस्ट करना आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया, सालों बाद डिस्कवर हुआ, या क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल। 2, सीक्रेट्स अबाउट पीपल, ह्यूमन नेचर या सोसाइटी। लोगों की हिडन नीड्स, डिजायर्स, बिहेवियर्स या सोशल डायनेमिक्स के बारे में इंसाइट्स, जैसे लोग अपने स्पेयर रूम्स में रेंट पर देना चाहेंगे अजनबियों को, फॉर एग्जाम्पल एयरबीएनबी, या लोग अपने राइड्स शेयर करना चाहेंगे कन्वीनियंस के लिए, मिसाल के तौर पे उबर। सो हाउ टू फाइंड द सीक्रेट्स? फर्स्ट, थिंक डिफरेंटली। कन्फर्मिटी से बचो। अगर सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप दूसरी डायरेक्शन में देखो। क्वेश्चन द ऑब्वियस। 2, लुक वेयर अदर्स आरंट। उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करो जिन्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं या अनसॉल्वेबल मान रहे हैं। ऑफन ये मुश्किल प्रॉब्लम्स ही बड़े सीक्रेट्स होल्ड करती हैं। 3, क्वेश्चन डॉगमा और कन्वेंशनल विजडम। जो बिलीव्स या प्रैक्टिसेस सब मानते हैं, उन्हें चैलेंज करो। ये ऐसे ही होता है तो क्वेश्चन करो। गो डीप। सिर्फ सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। हां, किसी एक एरिया में डीपली स्पेशलाइज करो और उसके नुआंसेस को समझो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने देखा कि गोल्डन गेट ब्रिज मैराथन के टाइम सैन फ्रांसिस्को में होटल्स फुल हो गए थे और लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही थी। एट द सेम टाइम उनके पास अपने अपार्टमेंट में एक्स्ट्रा मैट्रेसेस थे। उन्होंने यह सीक्रेट देखा कि लोग अपने स्पेयर रूम्स या हाउसेस रेंट पर देना चाहेंगे अनयूटिलाइज्ड एसेट्स की शक्ल में, और ट्रैवलर्स को ऑथेंटिक और अफोर्डेबल एकोमोडेशन चाहिए। यह एक सीक्रेट अबाउट पीपल था जो किसी और ने मास स्केल पर नहीं देखा था। उबर। टैक्सी सर्विसेज हमेशा से थी, लेकिन उनमें कई प्रॉब्लम्स थी। फाइंडिंग अ कैब, कैश पेमेंट्स, नोइंग द फेयर बिफोर हैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। उबर के फाउंडर्स ने यह सीक्रेट अबाउट पीपल्स कन्वीनियंस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी देखा कि लोग अपने फोन से इंस्टेंट, कैशलेस एंड ट्रैकेबल राइड्स बुक करना चाहते हैं। उन्होंने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके एक नया सर्विस मॉडल बना डाला। स्पेसएक्स का एग्जांपल लेते हैं यहां पे। जब एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो स्पेस ट्रेवल सिर्फ गवर्नमेंट्स और बड़े एरोस्पेस कंपनीज तक ही सीमित था। कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल थे। मस्क ने यह सीक्रेट अबाउट इंजीनियरिंग देखा कि रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाया जा सकता है,
जिससे कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो सकती है। यह एक इंजीनियरिंग सीक्रेट था जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे कि नासा, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन ने या तो इग्नोर किया था या इम्पॉसिबल माना। सीक्रेट्स को ढूंढना रिस्की होता है, लेकिन यही असली ब्रेक थ्रू इनोवेशन की फाउंडेशन है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, द 7 क्वेश्चंस एवरी स्टार्टअप मस्ट आंसर। थियल कहते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपको इन 7 सवालों के जवाब पता होने चाहिए जो आपके बिजनेस प्लान का कोर बनाएंगे। फर्स्ट, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन, कैन यू क्रिएट ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स? यानी क्या आप ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना सकते हैं सिर्फ छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स के बजाय? आपकी प्रोडक्ट 10 टाइम्स बेटर होनी चाहिए एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से। सिर्फ 10% बेटर होने से आप कंपटीशन को बीट नहीं करोगे, स्पेशली जब कंपटीशन टफ हो। टेस्लास इलेक्ट्रिक कार, जब टेस्ला शुरू हुआ तो इलेक्ट्रिक कार्स को बोरिंग और कम रेंज वाली माना जाता था। टेस्ला ने हाई परफॉर्मेंस, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जो ट्रेडिशनल लग्जरी कार से भी बेटर थे, जैसे कि मॉडल एस। ये एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी थी, एग्जिस्टिंग कार्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पेलांटर, थियल्स अदर कंपनी का। पेलांटर ने डेटा एनालिसिस के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो गवर्नमेंट एजेंसीज को कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स में पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढने में मदद करती है, जिसे पहले मैनुअल या लेस एफिशिएंट तरीकों से किया जाता था। यह एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट था। नंबर 2, द टाइमिंग क्वेश्चन, इज नाउ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर पर्टिकुलर बिजनेस? क्या अब सही समय है आपके बिजनेस को शुरू करने का? आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर टाइमिंग गलत है तो बिजनेस फेल हो सकता है। मार्केट रेडी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी रेडी होनी चाहिए और लोग रिसेप्टिव होने चाहिए। एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं वेबकैन यानी कि .com बबल का। लेट 90s में वेबवैन ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी शुरू की। आइडिया अच्छा था, लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन कम थी, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था और कंज्यूमर्स ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तैयार नहीं थे। टाइमिंग गलत थी और कंपनी फेल हो गई। जोमैटो या स्विगी का एग्जांपल लेके चलते हैं। आज की डेट में फूड डिलीवरी एप्स इंडिया में बूमिंग है, इंटरनेट पेनिट्रेशन हाई है, स्मार्टफोन्स हर हाथ में है और लोग कन्वीनियंस चाहते हैं। टाइमिंग बिल्कुल सही है। नंबर 3, द मोनोपोली क्वेश्चन, आर यू स्टार्टिंग विद अ बिग शेयर ऑफ अ स्मॉल मार्केट? क्या आप एक छोटे मार्केट में बड़ी शुरुआत कर रहे हैं? एक बड़े मार्केट में स्मॉल शेयर से शुरू करना मुश्किल है। एक छोटे अंडरसर्व्ड नीश मार्केट में डोमिनेंस बनाओ और फिर वहां से एक्सपैंड करो, एज सिंपल एज दैट। पेपैल ने शुरुआत में ईबे पावर सेलर्स को टारगेट किया। यह एक वेरी स्पेसिफिक और अंडरसर्व्ड मार्केट था जो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था। पेपैल ने वहां पर डोमिनेंस बनाई, एक स्मॉल मार्केट में बिग शेयर और फिर जनरल ऑनलाइन पेमेंट्स तक एक्सपैंड किया। फेसबुक ने शुरुआत में हार्वर्ड स्टूडेंट्स को टारगेट किया, एक वेरी स्मॉल डिफाइंड मार्केट। जब उन्होंने वहां मोनोपोली बनाई तो उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और फिर पब्लिक तक एक्सपैंड किया। नंबर 4, द पीपल क्वेश्चन, डू यू हैव द राइट टीम? क्या आपके पास सही टीम है? थियल कहते हैं कि फाउंडर और फाउंडिंग टीम का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। हर कोई कंपनी एक मिशन के लिए पैशनेट होना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करना चाहिए। एक गलत हायर
आपकी कंपनी को डुबा सकता है। लैरी और सर्गे की पार्टनरशिप, यानी लैरी पेज और सर्गे ब्रिन की पार्टनरशिप और उनके विजन ने गूगल को बनाया। उन्होंने एक हाईली टेक्निकल टीम बनाई और बाद में एरिक स्किबिल जैसे एक्सपीरियंस सीईओ को लाया जो उनके विजन को स्केल कर सके। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन की जोड़ी की बात करते हैं। इनकी पार्टनरशिप और शेयर्ड विजन ने पर्सनल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन को ड्राइव किया। गेट्स का रुथलेस फोकस और एलन का टेक्निकल जीनियस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। Number 5, the distribution question. Do you have a way to not just create but also deliver your product? क्या आपके पास अपनी प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसे लोगों तक पहुंचाने का भी तरीका है? एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, उसको बेचना, उसको लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। थिल कहते हैं कि एक सेल्स और मार्केटिंग को ऑफन अंडर अप्रिशिएटेड किया जाता है, स्पेशली बाय इंजीनियर्स। एप्पल के पास ना सिर्फ अमेजिंग प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन, मैकबुक हैं, बल्कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसे कि एप्पल स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स या कैरियर पार्टनरशिप्स भी बहुत स्ट्रांग है। उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स भी आइकॉनिक हैं। सेल्सफोर्स एक B2B कंपनी है। उसने अपनी कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट सेल्स फोर्स के थ्रू बेचा। उनकी सेल्स स्ट्रैटेजी उनके प्रोडक्ट के जितनी ही क्रिटिकल थी। नंबर 6, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। विल योर मार्केट पोजिशन बी डिफेंसिबल 10 and 20 years into the future? क्या आपकी मार्केट पोजीशन अगले 10 से 20 सालों तक बनाए रखे लायक है? क्या आपकी कंपनी लंबे समय तक अपनी यूनिकनेस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर पाएगी? इसके लिए आपको नेटवर्क इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी या इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए। कोका कोला ने 100+ साल से अपनी ब्रांड इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सीक्रेट फॉर्मूला के दम पर अपनी मार्केट पोजीशन मेंटेन की है। यह एक हाईली ड्यूरेबल बिजनेस है। दूसरा एग्जांपल है ASML का। यह डच कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यानी कि EUV लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स और एडवांस है कि उनका मार्केट पोजीशन इनक्रेडिबली ड्यूरेबल है। उनका कोई रियल कॉम्पिटिटर नहीं है। इस बात को आप प्लीज पॉइंट करिएगा। नंबर 7, द सीक्रेट क्वेश्चन। हैव यू आइडेंटिफाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स डोंट सी? क्या आपने कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी पहचानी है जो दूसरे नहीं देख पा रहे? यह वही सीक्रेट वाला पॉइंट है। आपने ऐसी कौन सी हिडन ट्रुथ या ओवरलुक्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है जिसे सॉल्व करके आप कुछ नया कर सकते हैं? स्ट्राइप के फाउंडर्स ने यह सीक्रेट देखा कि ऑनलाइन पेमेंट्स डेवलपर्स के लिए मुश्किल है और मेसी है। उन्होंने एक सिंपल, एलिगेंट API ड्रिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जो डेवलपर्स को आसानी से पेमेंट्स इंटीग्रेट करने देता था। एग्जिस्टिंग पेमेंट्स गेटवेज कॉम्प्लेक्स थे। स्ट्राइप ने सिंप्लिसिटी का सीक्रेट देखा। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंटेंट जब स्ट्रीमिंग पॉपुलर हो रहा था, नेटफ्लिक्स ने यह सीक्रेट देखा कि सिर्फ लाइसेंस कंटेंट पर रिलाय करना सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने ओरिजिनल कंटेंट प्रोडक्शन में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करके एक नया सीक्रेट अनलॉक किया जिससे उनकी वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। कॉन्सेप्ट नंबर 6, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म वर्सेस इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। थील हमें 2 तरह के फ्यूचर विजन्स के बारे में बताते हैं और यह एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट पर गहरा असर डालता है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म यानी प्लान्ड फ्यूचर। यह बिलीफ है कि फ्यूचर को प्लान करके, हार्ड वर्क से
और स्पेसिफिक एक्शन से बेहतर बनाया जा सकता है। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट के पास एक क्लियर विजन होता है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं और वो उस विजन को अचीव करने के लिए डिटेल्ड स्टेप्स उठाते हैं। वो डेस्टिनी पर बिलीव करते हैं जिसे वो खुद बनाते हैं। सोचो, एक आर्किटेक्ट जो एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाता है और फिर उस ब्लूप्रिंट से हिसाब से एक एक ब्रिक लगाता है। यह डेफिनेट ऑप्टिमिज्म है। उनके पास एक क्लियर पिक्चर है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा और उनके पास उसे बनाने का सॉलिड प्लान है। मस्क एक क्विंटेसेंशियल डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट हैं। उनका विजन क्लियर है। मार्स कॉलोनाइजेशन, स्पेसएक्स और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर यानी टेस्ला। उनके पास डिटेल्ड प्लान्स हैं और वो उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उन्होंने बोल्ड टारगेट सेट किए और उन्हें सिस्टमैटिकली परस्यू किया। स्टीव जॉब भी डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट थे। जब उन्होंने आईफोन बनाया, उनका क्लियर विजन था कि यूजर्स के हाथ में एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस होगा। उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ब्लूप्रिंट सोची और उसे परफेक्शन तक पहुंचाया और परफेक्शन तक बनाया। इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म यानी अनप्लान्ड फ्यूचर। यह बिलीफ है कि फ्यूचर बेहतर होगा, लेकिन हमें पता नहीं कैसे। इसमें लोग प्लान्स नहीं बनाते, बस एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी या लक से कुछ हो जाएगा या मार्केट फोर्सेस हैं, वो उन्हें सही डायरेक्शन में ले जाएंगी। ये लोग ऑप्शंस ओपन रखते हैं और किसी एक चीज पर कमिट नहीं करते। ये ऐसा है जैसा कोई कहे कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं है कि वो कैसे अमीर बनेगा। बस उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट इनोवेशन से ज्यादा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या नेटवर्किंग पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फ्यूचर क्रिएट करने के बजाय एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करना चाहते हैं। कई बार लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कंसल्टिंग में जाते हैं, यह सोचकर कि उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक करियर गोल या प्रोडक्ट क्रिएशन का विजन नहीं होता। वो बस ऑप्शंस ओपन रखते हैं। 90s के .com बबल में कई स्टार्टअप्स थे जिनके पास कोई क्लियर बिजनेस मॉडल या लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। उन्हें लगता था कि बस ऑनलाइन प्रेजेंस होने से पैसा बन जाएगा। ये इंडेफिनेट ऑप्टिमिज्म का नतीजा था। और जब बबल फटा तो वो कंपनीज गिर गईं। थिल कहते हैं कि डेफिनेट ऑप्टिमिज्म ही 0 to 1 इनोवेशन के लिए जरूरी है। आपको एक क्लियर विजन चाहिए फ्यूचर के लिए और फिर उसे बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म सिर्फ 1 to n प्रोग्रेस दे सकता है, क्योंकि उसमें नया कुछ बनाने की ड्राइव नहीं होती। कॉन्सेप्ट नंबर 7, फाउंडर्स पैराडॉक्स, द यूनिकनेस ऑफ अ फाउंडर। थील कहते हैं कि फाउंडर्स यूनिक होते हैं और उनमें कुछ पैराडॉक्सिकल क्वालिटीज होती हैं। वो आउटसाइडर्स भी होते हैं और इनसाइडर्स भी। वो विजनरी भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी। एक फाउंडर सिर्फ एक सीईओ नहीं होता, वो कंपनी का विजन, मिशन और कल्चर डिफाइन करता है। थील कहते हैं कि स्टार्टअप इज अ टीम ऑफ पीपल ऑन अ मिशन। वो मिशन फाउंडर से ही आता है। फाउंडर्स अक्सर अनकन्वेंशनल होते हैं। उनके पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है जो मेजॉरिटी नहीं देख पाती। ये पैराडॉक्स उन्हें बोथ रेवोल्यूशनरी और इफेक्टिव बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडर के पास एक क्लियर विजन होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाउंडर। और वो अपनी कंपनी को उस विजन के अराउंड बिल्ड करता है। वो कंपनी का स्पिरिट होता है। थील ये भी वार्न करते हैं कि फाउंडर को सिर्फ हीरो वर्शिप नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी कंपनी को बिल्ड करना चाहिए, ना कि सिर्फ
अपनी इमेज। जॉब्स एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फाउंडर्स पैराडॉक्स का। वो एक विजनरी थे जिनके पास फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर थी, जैसे कि मैक, आईपॉड, आईफोन, लेकिन वो ऑब्सेसिव, डिफिकल्ट और डिटेल ओरिएंटेड भी थे। उनकी पर्सनालिटी एप्पल के प्रोडक्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है, सिंप्लिसिटी, एलिगेंस और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन। उनकी रिटर्न ने एप्पल को बैंक्रप्सी के एज से वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी तक पहुंचाया। बेजोस का लॉन्ग टर्म कस्टमर ऑब्सेस्ड विजन ने अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर से एवरीथिंग स्टोर और क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट यानी कि AWS में बदल दिया। उनकी अनऑर्थोडॉक्स लीडरशिप स्टाइल, डे वन फिलॉसफी और रेडीनेस टू टेक मैसिव रिस्क उन्हें एक पैराडॉक्सिकल फाउंडर बनाती हैं। गेट्स भी एक विजनरी थे जिन्होंने अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम का सपना देखा। उनकी इंटेंसिटी, इंटेलेक्ट और एग्रेसिव बिजनेस टैक्टिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का राजा बनाया। उनके अंदर एक ऑब्सेसिव ड्राइव थी जो पैराडॉक्सिकल थी। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 8, सेल्स इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रोडक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अक्सर टेक्निकल फाउंडर्स और इंजीनियर्स ओवरलुक कर देते हैं। थिल एम्फसाइज करते हैं कि एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, उसको बेचना, उसको लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। थिल कहते हैं कि इफ यू हैव इन्वेंटेड समथिंग न्यू बट यू हैवंट इन्वेंटेड एन इफेक्टिव वे टू सेल इट, you have a bad business, no matter how good the product. Engineers और product people अक्सर सेल्स को डर्टी या कम इंपॉर्टेंट मानते हैं। उन्हें लगता है प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगी, बिल्ड इट एंड दे विल कम। लेकिन यह एक मिथ है। एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को भी सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सेल्स स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। द इनविजिबल सेल्स प्रॉब्लम, सेल्स को इनविजिबल माना जाता है जब वो अच्छा होता है। जब एक प्रोडक्ट नेचुरली स्प्रेड हो रही होती है, लाइक वायरल एप्स, तो हमें सेल्स एफर्ट्स दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक वेल थॉट आउट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होती है। थिल कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेल्स, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट इतनी एक्सपेंसिव या कॉम्प्लेक्स हो कि उसे बेचने के लिए डेडिकेटेड सेल्स टीम और लॉन्ग सेल्स साइकिल चाहिए। मिसाल के तौर पे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जैसे ओरेकल, सैप या पैलेंटर, एरोस्पेस इक्विपमेंट जैसे बोइंग एयरप्लेन्स या डिफेंस सिस्टम्स। फिर आता है पर्सनल सेल्स, मीडियम वैल्यू मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट इतनी हाई वैल्यू ना हो कि डेडिकेटेड सेल्स टीम हो, लेकिन फिर भी पर्सनल टच या डेमोस की जरूरत हो। मिसाल के तौर पे सास प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस, एक्सपेंसिव B2B सर्विसेज या आप लग्जरी कार्स भी ले सकते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, लो वैल्यू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। जब आपको मास मार्केट तक पहुंचना हो और प्रोडक्ट रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हो। मिसाल के तौर पे FMCG गुड्स जैसे कोका कोला, यूनिलीवर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्मार्टफोन्स या फास्ट फैशन। फिर आता है वायरलिटी, प्रोडक्ट्स जो यूजर्स के थ्रू फैलते हैं, जहां प्रोडक्ट का यूज ही उसकी मार्केटिंग करता है। नेटवर्क इफेक्ट्स प्ले अ बिग रोल हियर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ड्रॉप बॉक्स ने वायरलिटी का यूज किया, जहां यूजर्स को रेफर करने पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऑफिस सूट को बेचने के लिए सेवरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज किए।
direct sales to large corporations, bundled with windows and retail sales. इस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ने उनकी डोमिनेंस को बहुत स्ट्रांगली स्टैब्लिश किया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जूम का प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी वायरलिटी स्ट्रैटेजी जैसे कि फ्री टियर, इजी टू यूज या नेटवर्क इफेक्ट्स ने उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ड्राइव किया। पीपल इनवाइटेड अदर्स हु देन साइंड अप, क्रिएटिंग अ वायरल लूप। डील का मैसेज क्लियर है। प्रोडक्ट की तरह सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्लियर नहीं है तो आपकी कंपनी स्केल नहीं कर पाएगी, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी रेवोल्यूशनरी हो। यह है 0 to 1 के 8 की कॉन्सेप्ट्स, जिन्हें हमने डिटेल में एक्सप्लेन करने की एक बहुत ऑनेस्ट कोशिश की है दोस्तों, ताकि आप इनकी गहराई को समझ सकें और हर एक पॉइंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक गाइड पोस्ट की तरह है, इस बात को आप समझ सकें। तो दोस्तों, 0 to 1 हमें सिखाता है कि इनोवेशन सिर्फ एग्जिस्टिंग चीजों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि कुछ नया, कुछ अनोखा बनाना है जो पहले कभी नहीं था। यह किताब हमें एनकरेज करती है कि हम बड़े से ज्यादा बड़े सोच की अपने जहन में वो काबिलियत रखें। हम बड़े से बड़ा सोचें, दूर तक सोचें, रिस्क लें और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सीक्रेट्स को खोजें। पीटर थियल चाहते हैं कि हम 0 से 1 तक जाएं, एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर कंपनी यूनिक हो, जहां कंपटीशन का मतलब सिर्फ दूसरों को बीट करना ना हो, बल्कि कुछ इतना नया बनाना हो कि कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाए। यह एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ और सक्सेस अचीव करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप भी अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो 0 to 1 आपके लिए एक मस्ट रीड है। अब आपकी बारी है। क्या आप भी 0 to 1 में बिलीव करते हैं? आपको इस समरी में सबसे इंस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इंसाइटफुल बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए। सो माय मोस्ट डियर लिसनर्स, until we meet next time, take care, God bless, bye bye.